दोस्तों, मेरा नाम सदानंद नायक है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर के पास मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, हमारे गांव में केले बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। हमारे गांव में केले के बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। मेरे पिताजी भी उन खेतों में केले तोड़ने का ही काम किया करते थे। हमारे गांव से केलों को ट्रकों में भरकर मंडी तक पहुंचाने का काम काफी ज्यादा किया जाता है। इसी वजह से जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। मुझे भी शुरू से ही उनका काम काफी ज्यादा पसंद था और अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं तो मैंने भी ट्रक ड्राइविंग का काम ही अपना लिया था। दोस्तों, ये घटना उन दिनों की है जब मैं चित्तूर से केले की डिलीवरी करने का काम किया करता था। अब क्योंकि मेरे गांव में केले की बहुत ज्यादा पैदा होती थी तो मुझे मेरे गांव में ही काम मिल गया था और मैं मेरे गांव से ही केले भरकर उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम किया करता था। मैं अक्सर माल की डिलीवरी शाम के समय ही लेकर निकलता था और फिर दूसरे दिन शाम तक मुझे जहां भी माल पहुंचाना होता था मैं वहां माल पहुंचा देता था। उस दिन भी मैं ठीक हमेशा की तरह ही शाम के वक्त मेरे माल की डिलीवरी लेकर निकल गया था। अब मुझे सफर करते हुए काफी टाइम हो चुका था। धीरे धीरे शाम के ढलने के बाद रात हो रही थी। समय के साथ साथ मुझे मेरे पेट में भूख का भी एहसास हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा ढाबा देखकर कहीं पर खाना खाया जाए। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा नजर आता है। ढाबे को देखकर मैंने ट्रक की रफ्तार को थोड़ा धीमे किया। मैंने उसी ढाबे पर खाना खाने का मन बना लिया और अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में ले जाकर पार्क कर दिया। उसके बाद मैं उस ढाबे पर जाकर अपने हाथ मुंह धोकर ढाबे वाले को खाना बनाने के लिए कहता हूं। पर जब मैं उसे दबे वाले को खाना बनाने के लिए कहता हूं, पर उस ढाबे पर जो काम करने वाला आदमी था वो खाना बनाने की बजाय लगातार बैठा बैठा मेरी ही तरफ देख रहा था। जब वो लगातार एकटक मेरी तरफ देखने लगा तो मैं उसे जाकर पूछता हूं कि अरे भाई, क्या बात है, तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि आप जिस तरफ से आए हो, क्या उस तरफ से आपको आते वक्त कुछ दिखाई दिया था? क्या आपके साथ पीछे वाले रास्ते पर कुछ घटना हुई थी? कोई ऐसी घटना जिसके होने के बाद आपको बहुत ज्यादा डर का एहसास हुआ हो? उस ढाबे वाले के ऐसा पूछने पर मैं पहले तो उसे कहता हूं कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना ही मेरे साथ कुछ हुआ, पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो ढाबे वाला मुझसे कहता है कि साहब, आप जिस तरफ से अपना ट्रक लेकर आए हो उस तरफ कुछ ही दूरी पर पीछे एक घुमाव आता है और उस घुमाव पर पता नहीं पिछले लगभग 3 से 4 महीनों से कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं और रोजाना रात को कम से कम एक एक्सीडेंट तो उस जगह पर होता ही है। उस एक्सीडेंट में कम से कम एक व्यक्ति की जान तो जाती ही है। अब तो वो जगह हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा डरावनी बन गई है। ढाबे पर जरूर का सामान लाने के लिए भी हम लोग अब दूसरे रास्ते से होकर ही जाते हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से उस जगह पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं कि अब उस तरफ से जाने का मन ही नहीं करता है। कहीं ना कहीं मन में यह डर लगा रहता है कि कहीं वैसी कोई घटना हमारे साथ भी ना हो जाए। यहां तक तो उस ढाबे वाले ने मुझे जो बताया वो थोड़ी नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इससे आगे उसने मुझे जो बात कही उसको सुनकर मुझे भी थोड़ा बहुत डर का एहसास होता है। दरअसल उसने मुझे बताया कि जब कभी भी उस जगह पर एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को देखने वालों का ये कहना होता है कि उस जगह पर रात के वक्त घुमाव में एक औरत दिखाई देती है और वो उस रास्ते से गुजरने वालों से ना ही तो लिफ्ट मांगती है और ना ही उन्हें रुकने का इशारा करती है, बल्कि जिस भी जाने वाले पर उसका मन आ जाता है वो उसकी गाड़ी या फिर जो कुछ भी उसके पास साधन होता है वो उसके पीछे लग जाती है और उस साधन में मौजूद कम से कम एक इंसान की जान तो वो लेकर ही रहती है। जब मैंने उस ढाबे वाले से ये बात कही कि तुमको इस बारे में कैसे पता कि उस जगह पर एक औरत दिखाई देती है, तो वो ढाबे वाला मुझसे कहता है कि जब कभी भी उस जगह पर कई बार एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने की बहुत ही भयंकर आवाज आती है। अब तो हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जब शुरू में उस जगह पर एक्सीडेंट होने लगे थे तो एक्सीडेंट होने की आवाज सुनते ही हम सभी अगल बगल के लोग दौड़कर वहां पर जाते थे और फिर उस एक्सीडेंट में जो भी लोग घायल हो जाते थे हम उन लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम किया करते थे। लेकिन जब हम लोग उन लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे होते थे
तो वो लोग अजीब तरीके से घबराते हुए और काफी ज्यादा डरते हुए एक ही बात बोलते रहते थे कि वो सबको मार देगी, वो सबको मार देगी। शुरू शुरू में जब एक दो लोगों ने ऐसा कहा तो हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये उनके मन का कोई वहम है, लेकिन उसके बाद लगभग 10 से 15 एक्सीडेंट ऐसे हुए जिनमें हम एक्सीडेंट होने वाले लोगों को बचाने के लिए गए तो सभी लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि वो सभी को मार देगी। और खास बात यह है कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें कम से कम एक आदमी की जान तो जाती ही है, और अगर किसी गाड़ी या किसी साधन में सिर्फ एक ही आदमी होता है तो फिर उसका तो मरना तय ही होता है। अब तो हम लोगों को भी बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। इसी वजह से मैं तो जो भी आदमी मेरे ढाबे पर आता है उसको यही सलाह देता हूं कि वो जाते वक्त उस रास्ते की तरफ से ना जाए। अगर मेरी वजह से किसी आदमी की जान बचती है तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जब उस ढाबे वाले ने मुझे ये सारी बातें कही तो मैं उससे कहता हूं कि मैं तो अभी उसी तरफ से इस घुमाव से आया हूं, पर मुझे तो वहां पर ना ही तो कोई औरत दिखाई पड़ी और ना ही मुझे कोई ऐसी चीज महसूस हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि वहां पर कुछ ऐसा अजीब है। तो वो ढाबे वाला मुझसे कहता है कि साहब आप आगे जाओ तो थोड़ा संभल कर रहना। मैंने सुना है कि वो जो भटकती आत्मा है वो कहीं तक भी इंसान का पीछा कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि वो इसी जगह पर लोगों को अपना शिकार बनाए, बल्कि वो आगे चलकर किसी ऐसी सुनसान जगह पर भी इंसान का शिकार कर सकती है जहां पर उस इंसान की मदद करने वाला कोई भी ना हो, क्योंकि इस जगह पर तो एक्सीडेंट होते ही अगल बगल के लोग दौड़कर पहुंच जाते हैं, और जो इंसान एक्सीडेंट में घायल होता है और जब वो तड़प रहा होता है तो लोग उसको वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच जाती है और वो लोग उस आत्मा का शिकार नहीं हो पाते। लेकिन अब शायद उस आत्मा ने अपने शिकार करने की जगह बदल दी है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से जो भी इंसान उस रास्ते से गुजरकर आगे की तरफ गया है या फिर जो मेरे ढाबे पर आकर खाना खाकर आगे गया है, उसकी मुझे यही खबर मिली है कि उस इंसान का भी आगे चलकर या तो एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसके साथ कोई ऐसी रहस्यमयी घटना हुई है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और उस घटना में उस आदमी की मौत हो गई है। जब वो ढाबे वाला मुझे ये सारी बातें कह रहा था तो अब धीरे धीरे मेरे भी शरीर में एक अजीब सी कपकपी लगने लगी थी, और मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे साथ भी आगे चलकर कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। उसकी बातों को सुनकर अब धीरे धीरे मेरे मन में भी एक डर सा बैठने लगा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अपने आप को कमजोर ना दिखाते हुए उस ढाबे वाले से हंसते हुए कहता हूँ कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो खाना बनाओ और मुझे खाना खिलाओ। उसके बाद वो ढाबे वाला खाना बनाता है और मैं वहां से खाना खाकर निकलने लगता हूँ। लेकिन जब मैं निकलने लगता हूँ तो फिर से मुझे वो ढाबे वाला थोड़ा सतर्क करता है और मुझसे कहता है कि साहब आप अपना ध्यान ही रखना, और अगर आगे आपको कुछ भी ऐसी अजीब सी घटना होने वाली महसूस हो तो आप वापस ही लौट आना। आप रात को मेरे इसी ढाबे पर रुक जाना। मैं आपके रुकने का आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा। जब सुबह हो जाए तो आप चले जाना, लेकिन किसी भी ऐसी घटना का शिकार मत होना जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। जब उस ढाबे वाले ने मुझे ये बात कही तो मुझे वो इंसान दिल का काफी ज्यादा अच्छा लगा, और मैं उसे धन्यवाद कहते हुए अपने ट्रक को वहां से स्टार्ट करके अपने आगे के सफर की तरफ निकल जाता हूं। अभी मुझे उस ढाबे से निकले हुए लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी ही हुई थी कि तभी अचानक से मेरा ट्रक पीछे की तरफ से थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ट्रक के पहिए में कोई छोटा मोटा पत्थर का कंकर फंस गया हो, जिसकी वजह से मेरा ट्रक इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। एक बार तो मैंने ट्रक को रोककर उस चीज को देखने की सोची, पर उस वक्त जब मैंने रास्ते के चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो मुझे वो रास्ता उस वक्त काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा था, और उस रास्ते के चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो कि रात के उस अंधेरे में काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उस वक्त सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में मैं सड़क पर अपने ट्रक को आगे की तरफ लेकर जा रहा था। इसी वजह से उस ऐसी सुनसान जगह पर अपने ट्रक को रोककर पीछे ट्रक के टायर में क्या लगा है यह चीज देखने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, और मैं लगातार उसी तरीके से अपने ट्रक को चलाते हुए आगे चला जाता हूं। लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अब वह वाइब्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया था, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि
कि जैसे जल्दी ही मैंने उस चीज को ट्रक के टायर में से नहीं निकाला, जिसकी वजह से ट्रक इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, तो हो सकता है कुछ ही दूरी पर आगे चलने के बाद टायर फट जाए। और अगर टायर फट गया तो फिर तो मुझे मजबूरी में ही ट्रक को रोकना पड़ेगा। इसी वजह से फिर मैं सोचता हूं कि एक बार जल्दी से ट्रक को रोककर फटाफट जो भी टायर में फंसा हुआ है उसको निकालकर मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस जगह से निकल जाऊंगा। अब यही सोचकर मैं ट्रक को धीरे धीरे रोकते हुए सड़क के किनारे ले जाकर रोकता हूं। लेकिन जब मैं ट्रक की केबिन से नीचे उतरता हूं तो मैं मेरे ट्रक को बंद नहीं करता हूं, बल्कि उसको चालू ही रखता हूं ताकि उसकी हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ती रहे, जिसकी वजह से मुझे वहां पर थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देता रहे। अब यही चीज सोचकर मैं ट्रक से नीचे उतरकर अपने मोबाइल की रोशनी में ट्रक के टायरों को चेक कर रहा था कि तभी मुझे ट्रक के पीछे की तरफ एक टायर में कुछ ऐसा फंसा हुआ दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरी तो हालात ही खराब हो जाती हैं और एक पल के लिए तो अचानक से मेरे पूरे बदन पर पसीना आ जाता है। दरअसल जब मैं पीछे की तरफ जाकर टायरों को चेक कर रहा था तो मुझे दिखाई देता है कि पीछे की तरफ एक टायर में कुछ फंसा हुआ है। जब मैं गौर से मोबाइल की रोशनी में उस टायर में जो फंसा हुआ था उस चीज को देखता हूं तो उसको देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उस चीज को देखते ही मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि उस चीज को देखने के बाद एक बार मैं पलट कर पीछे की तरफ देखता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे बिल्कुल पीछे ही कोई खड़ा है। पर जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर उस ट्रक के टायर में ऐसा क्या फंसा हुआ था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था। जब मैंने उस ट्रक के टायर में देखा तो टायर के बीच में जो छोटे छोटे किनारों पर छेद होते हैं उनमें मुझे किसी इंसान की कटी हुई उंगली फंसी हुई नजर आई, और वो उंगली बिल्कुल ट्रक के टायर के साइड में जो छोटे छोटे छेद थे उनमें फंसी हुई थी। दिखने में वह उंगली बहुत मोटी लग रही थी, यानी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस उंगली को कटे हुए काफी ज्यादा समय हो गया हो, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से फूल गई थी और इसी कारण मेरा ट्रक इतना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था। उस उंगली के साथ साथ ही ट्रक के टायर पर काफी ज्यादा खून भी लगा हुआ था, पर उस खून की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी, जिसको देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर एक इतनी सी छोटी सी उंगली में से इतना खून कैसे निकल सकता है। लेकिन फिर मैं मेरे हाथ में जो छोटी सी लोहे की रोड थी उससे उस कटी हुई उंगली को टायर में से निकाल देता हूं और उसको निकालकर साइड में फेंक देता हूं। उसके बाद मैं थोड़ा अपने ट्रक को गौर से देखने लगता हूं कि कहीं कुछ और भी तो नहीं फंसा हुआ है। अभी मैं अपने ट्रक को देख ही रहा था कि मुझे अचानक से ऐसा एहसास होता है कि जैसे ट्रक के नीचे कुछ लटका हुआ है, जैसे कि कोई चीज नीचे की तरफ फंसी हुई हो। इसी वजह से मैं अपने ट्रक में आगे की तरफ केबिन में जाता हूं और जो मेरी टॉर्च रखी हुई थी उसको निकालता हूं, क्योंकि मोबाइल की रोशनी में नीचे की तरफ ठीक तरीके से देख पाना काफी मुश्किल था। इसी वजह से मैं अपनी टॉर्च निकाल कर लेकर आया था। पर जैसे ही मैं अपने केबिन से अपनी टॉर्च निकालकर वापस आता हूं तो ट्रक की तरफ पीछे आते ही मेरा ट्रक अपने आप ही बंद हो जाता है, यानी कि अभी तक मेरा ट्रक स्टार्ट ही था, लेकिन उस टॉर्च को निकाल कर लाते ही मेरा ट्रक अपने आप ही बंद हो गया था। अक्सर ऐसा कई बार होता है कि लंबे टाइम तक ट्रक को चालू ही खड़ा रखने के कारण वह अपने आप ही बंद हो जाता है। तो उस वक्त भी मैंने ऐसा सोचा कि शायद काफी देर तक खड़ा होने की वजह से ये बंद हो गया है। फिर मैं उस चीज को नजरअंदाज करके अब टॉर्च की रोशनी में नीचे झुककर ट्रक के नीचे वो क्या चीज फंसी हुई थी उसको देखने लगता हूँ। आगे की तरफ से जब मैं देखता हूँ तब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं ट्रक के बिल्कुल पीछे की तरफ जाकर नीचे घुटनों के बल बैठकर टॉर्च की रोशनी मारकर ट्रक के नीचे क्या लटका हुआ है ये देखता हूं। तो उस वक्त टॉर्च की रोशनी मारते ही मेरे हाथ से वो टॉर्च छूट गई थी। अब वह टॉर्च कोई सामान्य तरीके से मेरे हाथ से नहीं छूटी थी, बल्कि उस वक्त मुझे एक झटका सा लगा था, और वह झटका एक बहुत ही भयंकर चीज को देखने के बाद डर के मारे लगा था। क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी ट्रक के नीचे की तरफ डाली तो रोशनी डालते ही मुझे ट्रक के नीचे कुछ ऐसा लटका हुआ दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरी तो पूरी की पूरी हवा ही निकल गई थी, और मुझे इतना भयंकर डर लगता है कि उस डर के मारे वो टॉर्च अपने आप ही मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। लेकिन नीचे गिरते ही मैं फटाक से उसको टटोलते हुए वापस उठता हूँ
और फिर से उस चीज की तरफ रोशनी डालकर देखता हूं तो अब मुझे वह चीज बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रही थी। और उस चीज को देखते ही मुझे उस ढाबे वाले की बात याद आ गई थी और मैंने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ अब कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि यह चीज आखिर यहां पर कैसे आ सकती है। और वह चीज दिखने में इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी कि अगर आप भी उसके बारे में सुनोगे कि वो क्या चीज थी तो उसको सुनते ही आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल जैसे ही मैंने नीचे झुककर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि ट्रक के जो पीछे वाले पहिए का बम्पर होता है, उस बम्पर के बीचों बीच एक औरत की कटी हुई मुंडी लटकी हुई है और वो मुंडी सिर के बालों से मेरे ट्रक के नीचे बम्पर से बंधी हुई है। उस वक्त उस मुंडी से लगातार खून टपक रहा था और उस औरत की आंखें बिल्कुल बंद थीं। अब यह चीज देखते ही आप सोच सकते हो कि एक सुनसान जगह पर, और वो भी रात के घने अंधेरे में, आपको सिर्फ टॉर्च की रोशनी में, जब आप नीचे झुककर देख रहे हो तो ऐसी चीज दिखाई दे जाए तो उस वक्त आपकी क्या हालत होगी, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो। अब उस चीज को देखते ही मैं इतना ज्यादा घबरा जाता हूं कि मैं तुरंत वहां से उठकर भागने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे मन में इस भागने वाली बात को सोचा तो अचानक से मुझे उस टॉर्च की रोशनी में दिखाई देता है कि उस वक्त जो ट्रक के नीचे सिर के बालों से बंधी हुई वह औरत का कटा हुआ सिर, यानी कि जो मुंडी लटकी हुई थी, उस मुंडी की अचानक से आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती हैं। अब यह चीज देखते ही तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उस वक्त मैं वहां पर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि वो नजारा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना था। अब यह चीज होते ही मेरी जो टॉर्च थी वो अचानक से झपझप करते हुए वहां पर बंद हो जाती है और टॉर्च के बंद होते ही उस जगह पर पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाते ही मुझे वो लटकी हुई मुंडी भी दिखाई देना बंद हो जाती है। अब टॉर्च को इस तरह से बंद होता हुआ देखकर मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर मैं अपने हाथ से उस टॉर्च को 2-4 बार जोर जोर से मारता हूं, जिसकी वजह से वो फिर से चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह टॉर्च चालू हुई और उसकी रोशनी जली तो अब मुझे दिखाई देता है कि वो औरत की मुंडी वहां पर लटकी हुई नहीं है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है। यह चीज देखते ही एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मैंने जो देखा था वो सब मेरे मन का वहम हो। शायद मैंने पीछे की तरफ से आते हुए उस ढाबे वाले से कुछ ऐसी ही बातें सुन ली थी जिसकी वजह से मेरे मन में इस तरह के विचार आने लगे थे, और शायद हो सकता है उन विचारों की वजह से ही मुझे ये वहम हुआ हो। अब यह चीज सोचकर मैं वहां पर जब घुटनों के बल बैठा हुआ था और नीचे देख रहा था तो अपनी टॉर्च को लेकर वहां से उठता हूं और उठकर पीछे की तरफ पलटता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटता हूं तो मैं अचानक से उछलकर ट्रक में जाकर लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे जस्ट पीछे कुछ ऐसा दिखाई दिया था कि जिसको देखते ही मैं डर के मारे उछलकर 2 कदम पीछे मेरे ट्रक में जाकर लगा था। अब उस वक्त उस चीज को देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि सच में वो ढाबे वाला सही बात ही कह रहा था और आज मैं भी किसी ऐसी ही मुसीबत में फंस गया हूं, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे मेरे पीछे कोई ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि उस वक्त मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पैरों के बल खड़े रह सकूं। उस वक्त पता नहीं मैं किस तरीके से अपने पैरों के बल खड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है और मेरे शरीर की पूरी हिम्मत निकल गई है, क्योंकि उस चीज को देखते ही, उसका वह डरावना रूप देखते ही किसी भी इंसान के शरीर से ऊर्जा अपने आप ही गायब हो जाएगी और वो पूरी तरीके से नर्वस हो जाएगा। दरअसल जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, पर उस औरत को देखकर मेरे इतने ज्यादा डरने की वजह यह थी कि जो मुंडी मुझे अभी कुछ देर पहले मेरे ट्रक के नीचे सिर के बालों के बल लटकी हुई दिखाई दे रही थी और जिसने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ मुस्कुराया भी था, अब इस औरत के भी वही मुंडी, यानी कि वही चेहरा लगी हुई औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। अब आप सोच सकते हो कि इस चीज को देखकर उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीती होगी। जब अचानक से मुझे वह औरत दिखाई देती है तो एक पल के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मेरे साथ ये अचानक से क्या हुआ, लेकिन फिर जब मैं गौर से उसकी तरफ देखता हूं तो उस काली रात के अंधेरे में
मुझे उसका चेहरा नजर आता है। और जैसे ही मुझे उसका चेहरा नजर आता है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि यह शायद वही आत्मा या फिर चुड़ैल है जिसके बारे में मुझे वो ढाबे वाला आदमी बता रहा था। अब उसके सामने खड़े होकर मैं अचानक से मेरे हाथ में जो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी उसकी रोशनी उस औरत की मुंह पर डालता हूं। उस औरत के मुंह पर उसकी रोशनी डालते ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता हूं, और मेरे साथ वह चीज कई बार होती है। दरअसल जैसे ही मैं अपनी टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर डालता तो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही मुझे वह औरत काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती। इतनी ज्यादा खूबसूरत जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन ही मेरे सामने खड़ी हो। पर जैसे ही मैं अपनी टॉर्च की रोशनी को साइड में करता और उस औरत के चेहरे पर अंधेरा आता तो अंधेरा आते ही मुझे उसका वो चेहरा इतना ज्यादा डरावना और भयंकर दिखाई देता कि जैसे मेरे सामने बिल्कुल कोई चुड़ैल या फिर डायन खड़ी हो। मैंने कई बार उस औरत के चेहरे पर रोशनी डाली और कई बार रोशनी को हटाया, लेकिन जैसे ही मैं रोशनी डालता तो मुझे वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती। पर जैसे ही मैं रोशनी को साइड में करता तो रोशनी को साइड में करते ही मुझे वो किसी चुड़ैल की तरह दिखाई देती। अब यह चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन जैसे ही मैं उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा था और जब मुझे वो सुंदर दिखाई दे रही थी तो उस वक्त टॉर्च की रोशनी में तो वो अपने चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी तरफ काफी ज्यादा मुस्कुराती है, और उस वक्त रोशनी में उसकी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा मनमोहक लग रही थी कि उसको देखकर कोई भी इंसान उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे से हट रही थी तो उसका वह डरावना चेहरा नजर आ रहा था। डरावने चेहरे के साथ थी वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर घुर्रा रही थी, और घुर्राते वक्त उसका जो चेहरा था वो इतना भयंकर लग रहा था कि अगर उस घनी अंधेरी रात में कोई इंसान अचानक से उसके चेहरे को देख ले तो एक ही पल में उसी जगह पर उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो वहीं पर मर जाएगा। उस वक्त मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिल की धड़कन अब रुकने ही वाली है और मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उसका वह डरावना रूप देखते ही मेरा दिल डर के मारे दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा था, और उस वक्त मेरा कलेजा बुरी तरीके से बाहर निकलने को हो रहा था। सारे बदन पर सिर्फ पसीना ही पसीना आया हुआ था। अब उस वक्त मैं अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे मेरी जीभ पलट ही नहीं रही थी। अब यह चीज होते ही मेरी जो टॉर्च थी वो कुछ ही देर में पहले की तरह ही झपझप करते हुए बंद हो जाती है, और अब वहां पर पूरी तरीके से सिर्फ अंधेरा कायम हो जाता है। अंधेरे के कायम होते ही वह औरत मेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है। अब यहाँ पर उसको औरत कहना शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त तक मेरे सामने उसका असली रूप आ चुका था। अब जब वो मेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है तो मेरे पास उस वक्त पीछे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के लिए जगह भी नहीं थी, क्योंकि मैं ट्रक के बिल्कुल पीछे की तरफ चिपका हुआ था। अब वो मेरे काफी ज्यादा करीब आती है, और मेरे करीब आने के बाद वो अपने हाथों के लंबे लंबे नाखूनों से मेरे गालों को और मेरे चेहरे को सहलाने लगती है, और कुछ देर चेहरा सहलाने के बाद अचानक से ही अपने दोनों हाथों के नाखूनों से मेरे चेहरे को इतनी भयंकर तरीके से कुरेदती है कि उसके कुरते ही मेरे चेहरे पर एक बहुत ही भयंकर जलन होती है, और उस जलन के साथ ही मेरे चेहरे से खून निकलने लगता है। अब उस वक्त मेरा शरीर डर के मारे पूरी तरीके से अकड़ गया था। इसी वजह से मैं उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा, लेकिन उस चीज के होते ही मेरी काफी तेज चीख निकल जाती है, और मैं वहां पर जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं जितना तेज तेज रोने लगता हूं वैसे वैसे ही वह चुड़ैल अपना और भी ज्यादा विकराल और डरावना रूप लेती जा रही थी। मेरे चेहरे को बुरी तरीके से नोचने के बाद में पहली बार वह चुड़ैल अपने मुंह से कुछ बोलती हैं, और वो मुझसे कहती हैं कि तुझे क्या लगा था कि उस घुमाव से तू बचकर आ गया तो तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। मैंने उस जगह को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहां पर शिकार करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे ही मैं किसी का शिकार करती हूं तो कोई ना कोई वहां पर उसकी मदद के लिए पहुंच ही जाता है। इसी वजह से मैंने अब ये नई जगह अपने शिकार के लिए चुनी है। यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, और जो ढाबे वाला तुम्हारी मदद कर रहा था उसका भी मैंने वो हाल किया था कि
उसको अपनी गलती पर बहुत बड़ा पछतावा हुआ था। जब उस चुड़ैल ने मुझे यह बात बोली तो मैंने सोचा कि वो ढाबे वाला तो मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत था, तो फिर यह चुड़ैल ऐसा क्यों कह रही है कि मैं उसका वो हाल किया था कि उसको अपनी गलती पर बहुत बड़ा पछतावा हुआ था। लेकिन उस वक्त मैं यह चीज ज्यादा नहीं सोच पाता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के सामने ही इतनी भयंकर चीज खड़ी हुई थी कि उस वक्त मेरा दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब वह मुस्कुराते हुए अपने दांतों को बाहर की तरफ निकालती है, और जैसे ही मुझे उसके दांत दिखाई देते हैं तो उसके दांत इतने ज्यादा साड़े और गले हुए थे कि उन दांतों के बीच में मुझे छोटे छोटे कीड़े भी कुलबलाते हुए नजर आ रहे थे। और उन कीड़ों को देखकर उस वक्त मेरा कलेजा इतना ज्यादा मुंह को आने के लिए हो गया था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी यहीं पर ही उल्टी हो जाएगी। लेकिन उल्टी होती उससे पहले ही मेरे साथ वहां पर कुछ ऐसा होता है कि जिसके होते ही मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं यहीं पर मर जाऊंगा। दरअसल उस चुड़ैल ने मेरी कॉलर पकड़ी और कॉलर पकड़ते ही वो मुझे नीचे गिरा देती है। नीचे गिराकर वो मुझे घसीटते हुए मेरे ट्रक के आगे की तरफ लेकर जाने लगती है। उस वक्त जब वो मुझे घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर जा रही थी और मैं जमीन पर पड़ा हुआ घसीटता हुआ जब आगे की तरफ जा रहा था, तब मुझे अचानक से उसके पैर दिखाई देते हैं और मेरी नजर उसके पैरों पर जाती है। जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों पर जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि उसके पैर किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थे, बल्कि उसके पैर बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टे थे। यानी कि आगे की तरफ तो उसकी एड़ियां थीं और पीछे की तरफ उसके पैरों के पंजे यानी कि उंगलियां थीं। यह चीज देखकर तो मैं समझ गया था कि यह एक बहुत ही भयंकर और डरावनी चीज है जिससे शायद कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अब वह चुड़ैल मुझे घसीटते हुए ट्रक के आगे की तरफ लेकर जाती है और मेरे ट्रक के बिल्कुल आगे की तरफ ले जाकर मुझे ट्रक के बिल्कुल सामने लेटा देती है और ट्रक के सामने लाकर मेरे ऊपर बैठ जाती है। मेरे ऊपर बैठकर वो मेरे दोनों कानों को पकड़कर मेरी गर्दन को अपनी तरफ उठाती है। मेरी गर्दन को अपनी तरफ उठाने के बाद मुझसे कहती हैं कि अब मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इसी वजह से मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे शरीर को फाड़कर तुम्हारा खून पी सकूं। साथ ही मेरे हाथों के नाखूनों में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे कुरेद कर तुम्हारे शरीर के खून को बाहर निकाल सकूं। इन नाखूनों में सिर्फ तुम्हारी खाल को ही खींचने की ताकत है, पर तुम्हारे शरीर के मांस को फाड़ने की ताकत नहीं है। और अब ये थोड़े थोड़े उखड़ने भी लगे हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें किसी और तरीके से फाड़कर या फोड़कर तुम्हारे खून को निकालूंगी और तुम्हारे खून को पीऊंगी, क्योंकि मुझे लोगों का खून पीने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जितना ज्यादा मैं लोगों का खून पीती हूँ उतनी ही ज्यादा मैं जवान होती जाती हूँ। मुझे मरे हुए लोगों का खून पीने से काफी ज्यादा सुकून मिलता है और मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचती है। इसी वजह से मैं लोगों का एक्सीडेंट करवाती हूँ और उस एक्सीडेंट में जब वो लोग बुरी तरीके से जगह जगह से कट जाते हैं तो उनके शरीर से खून निकलने लगता है और उस निकलते हुए खून को जब मैं पीती हूँ तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मुझे कितना ज्यादा सुकून मिलता है। ये सब कहकर वह चुड़ैल मेरे ऊपर से उठ जाती है। उसके मेरे ऊपर से उठते ही एक पल के लिए तो मैं मेरे दिमाग में सोचता हूँ कि शायद ये बूढ़ी है, इसी वजह से मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि इसने मुझे कहा है कि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे शरीर को फाड़कर उसमें से खून निकाल सके। इसी वजह से शायद इसने मेरा शिकार करने का मन बदल दिया है और मेरे ऊपर से उठ गई है। लेकिन इससे आगे वो जो करने वाली थी उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब वो मेरे ऊपर से उठकर मेरे ट्रक के केबिन की तरफ जाने लगती है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि अगर वो चुड़ैल मेरे ऊपर से उठकर साइड में चली गई थी तो उस वक्त मेरे पास अपनी जान को बचाने का वो एक सुनहरा मौका था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त डर के मारे मेरा शरीर पूरी तरीके से अकड़ गया था और मैं चाहकर भी अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। लेकिन अब आगे वो चुड़ैल जो करने वाली थी उसको जब आप सुनेंगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि ये जो नकारात्मक चीजें यानी कि जो चुड़ैल, डायन या फिर कोई आत्मा वगैरह होती है, ये अपने शिकार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और उस वक्त वो चुड़ैल भी वहां पर कुछ वैसा ही करने वाली थी। दरअसल मुझे उस जगह पर पटक कर वो मेरे ट्रक के केबिन की तरफ जाती है और मेरे ट्रक के केबिन में चढ़कर मेरे ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं तो मुझे यह अंदाजा हो जाता है कि अभी ये मेरे ट्रक को स्टार्ट करके
मेरे ऊपर से मेरे ट्रक को निकालेगी, जिसकी वजह से मैं ट्रक के नीचे कुचला जाऊंगा और मेरा शरीर अपने आप ही ट्रक में भरे हुए केलों के वजन की वजह से फट जाएगा और उसके बाद यह चुड़ैल आराम से मेरे शरीर का खून पी सकेगी। अब उस मुझे वो चुड़ैल जो आगे करने वाली थी वो समझ में आ गया था। इसी वजह से मैं उस जगह से उठने के लिए काफी ज्यादा झटपटा रहा था, लेकिन मैं चाहते हुए भी उस जगह से नहीं उठ पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो और मैं मेरे शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। लेकिन आगे वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही मुझे अपने आप को बचाने का एक मौका मिलता है और मैं उस मौके को अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देता हूं। दरअसल उस चुड़ैल ने मेरे ट्रक में चढ़कर जैसे ही मेरे को कुचलने के लिए मेरे बंद पड़े ट्रक को स्टार्ट किया, तो ट्रक को स्टार्ट करते ही पता नहीं अचानक से कैसे ट्रैक के स्टार्ट होने के साथ साथ ही मेरे ट्रक में जो म्यूजिक सिस्टम था वो भी चालू हो जाता है और म्यूजिक सिस्टम के स्टार्ट होते ही शुरू में ही हनुमान चालीसा चालू हो जाती है और हनुमान चालीसा के चालू होते ही ट्रक में बैठी हुई वो चुड़ैल अजीब तरीके से विलाप करने लगती है। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को दबाने लगती हैं, लेकिन जब उससे वो चीज कंट्रोल नहीं होती है तो वो उछलकर मेरे ट्रक की केबिन से नीचे कूद जाती है। उस वक्त मेरे ट्रक में बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए थे, जिनको कि अक्सर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में रखते ही हैं, क्योंकि रात को जब ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हैं तो उनको नींद ना आए। इसी वजह से वो काफी तेज आवाज में गाने सुनते हैं। उस वक्त मैंने भी अपने ट्रक में कुछ ऐसा ही सिस्टम लगा रखा था और उस सिस्टम की वजह से शायद उस दिन मेरी जान बच गई थी, क्योंकि वो चुड़ैल हनुमान चालीसा के चालू होते ही ट्रक से नीचे कूद जाती है और वहां से पीछे की तरफ भाग जाती है। वो पीछे की तरफ भागती ही जा रही थी, क्योंकि शायद जिस जगह तक भी हनुमान चालीसा की आवाज जा रही थी वो उस जगह पर नहीं रख सकती थी। अब हनुमान चालीसा चलते ही अचानक से मेरे शरीर को एक झटका सा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर से कोई बहुत ही भारी सा वजन हट गया हो और मेरा शरीर अब मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा था। लेकिन अब भी उस चुड़ैल के नाखूनों से कुरेदने की वजह से जो मेरे चेहरे पर घाव पड़ गए थे वहां पर मुझे जलन हो रही थी। लेकिन उस जलन को नजरअंदाज करते हुए मैं फटाक से वहां से उठता हूं और वहां से उठकर अपने ट्रक के केबिन में जाकर मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूं और फिर जितना तेज हो सकता था उतनी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाते हुए अपने ट्रक को वहां से फुल स्पीड में दौड़ा लेता हूं। पर जब मैं उस जगह से अपने ट्रक को दौड़ा रहा था तो रास्ते में वहां से गुजरते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे पड़ा हुआ हो। बार बार पीछे की तरफ से आवाज आ रही थी कि तू इस तरह से मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, कभी ना कभी तो तू दोबारा मेरे हाथों का शिकार जरूर बनेगा। लेकिन मैं उस आवाज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे यह अंदाजा था कि यह आवाज उसी चुड़ैल की है। फिर जब मैं एक रिहायशी इलाके में पहुंच जाता हूं तो वहां पहुंचने के बाद मुझे एक चाय की दुकान दिखाई देती है, जहां पर मैं अपने ट्रक को रोकता हूं और ट्रक को रोकते ही उस चाय की दुकान पर अपने चेहरे से निकल रहे खून को पानी से धोने लगता हूं। जब उस चाय वाले ने मेरी वो हालत देखी तो वो मुझसे कुछ पूछे बिना ही कहता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप जिंदा बचकर आ गए। जैसे ही उस चाय वाले ने मुझे ये बात बोली तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको कैसे पता कि मेरे साथ पीछे क्या हुआ है। और मैं यही बात उससे पूछता हूं तो वो मुझसे कहता है कि अक्सर यहां पर ऐसा होता रहता है, बहुत से लोग आपकी ही तरह की हालत में मेरे पास पहुंचते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ से आने के बाद उनको पहली दुकान मेरी ही दिखाई देती है, जहां पर वो रुककर अपनी जान बचाने का सोचते हैं। फिर इससे आगे उस चाय वाले ने मुझे जो कहानी बताई उसको सुनकर मुझे एक ऐसी बात पता चली जिस पर शायद आप भी विश्वास नहीं करोगे। दरअसल उस चाय वाले ने मुझे बताया कि जब उस घुमाव पर काफी लंबे समय से एक्सीडेंट होने लगे थे तो उस जगह पर जो ढाबे वाला था जहां पर मैंने खाना खाया था वो चाय वाला अब उस ढाबे वाले की मुझे एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनते ही मुझे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है। उसने मुझे बताया कि वो ढाबे वाला शुरू से ही उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उस रक्त पिशाचिनी के बारे में लोगों को अवगत कराता रहता था और लोगों से कहता था कि वो उस रक्त पिशाचिनी के चंगुल में बिल्कुल भी ना फंसे।
जब उस चाय वाले ने मुझे ये बात कही तो मैं उसे कहता हूं कि तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है कि वो लोगों को अवगत कराता था। तो वो चाय वाला मुझसे कहता है कि बेचारा वो ढाबे वाला भी उस रक्त पिशाचिनी का एक दिन शिकार हो गया और वो मर गया। तो मैं उसे कहता हूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ी देर पहले ही मैं उस ढाबे वाले के पास खाना खाकर आया हूं और वो मुझे सही सलामत दिखाई दिया है। तो वह चाय वाला मुझे कहता है कि उस ढाबे वाले को तो मरे हुए ही कई दिन हो गए हैं, पर आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है वो बात भी सही हो। दरअसल मैंने सुना है कि उस ढाबे वाले की आत्मा आज भी लोगों को वहां पर खाना खिलाती है और उस रक्त पिशाचिनी से बचने के लिए उसकी सच्चाई के बारे में वहां से गुजरने वाले लोगों को बताती हैं। अब यह चीज सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो ढाबे वाला कितना अच्छा इंसान था जो मरने के बाद भी आज उसकी आत्मा लोगों की मदद कर रही है। इसके साथ ही वो चाय वाला मुझे बताता है कि वो जो आत्मा है वो एक रक्त पिशाचिनी है, यानी कि वो लोगों का खून पीती है और जैसे जैसे वो लोगों का जितना ज्यादा खून पीती जाएगी उसकी ताकत और उसकी जवानी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। खैर, उस दिन मैंने वहां पर उस चाय वाले की दुकान पर रुकने के बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया, क्योंकि आज हनुमान चालीसा की वजह से ही मेरी उस रक्त पिशाचिनी से जान बची थी। लेकिन आज तक भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि अचानक से ही मेरे ट्रक का जो म्यूजिक सिस्टम था उसमें हनुमान चालीसा कैसे बजने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले समीर अहमद हैं मुंबई से, विष्णु सागर हैं उत्तर प्रदेश से, फैज मौसम हैं दिल्ली से, अभी गुप्ता हैं बिहार से, इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान और सुनीता गर्ग हैं सिक्किम से, राम गुर्जर हैं इंदौर से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, अली साजिद हैं पाकिस्तान से, अन्नू हैं मुंबई से, अली हुसैन हैं बेंगलुरु से, मोनीश मलिक हैं दिल्ली से, अरुण कुमार हैं भजनपुरा दिल्ली से, जीके मोहन हैं अहमदाबाद गुजरात से, रमेश चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, रामेश्वर हैं महाराष्ट्र से, राजेंद्र हैं उड़ीसा से, हाकम सिंह हैं इटली से, सदानंद नायक हैं उड़ीसा से, सोम भाई हैं गुजरात से, अशोक ठाकुर हैं गुजरात से, हुसैन हैं हैदराबाद से, बिलाल खान हैं पाकिस्तान से, मोतीलाल शर्मा हैं पंजाब से, रूपा हैं बिहार से, इमाम अली हैं बिहार से, रिणु पटेल हैं उड़ीसा से, मंजीत और मुस्कान हैं रसिया से, गौरी शंकर हैं उड़ीसा से, रीतिक हैं दिल्ली से, विजय यादव हैं फरीदाबाद हरियाणा से, मुस्कान हैं हिमाचल से, मोहन पाल हैं पलवली से, खुशी हैं मोतीबाग दिल्ली से, वीके भाई हैं यूपी से, प्रियंका हैं असम से, शशि हैं प्रयागराज से, पूनम शर्मा हैं पंजाब से, विशाल राणा हैं पंजाब से, सत्यवती बोरो हैं असम से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, सचिन पहलवान हैं हरियाणा से, कुलदीप हैं असम से, मनीषा हैं राजस्थान से, अमित कुमार हैं प्रयागराज से, राजवीर बन्ना हैं दूदू से, प्रेम हैं नेपाल से, अमित राणा हैं उड़ीसा से, अरविंद भाई, गीता बेन, राज, रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, राजू वर्कर हैं मुंबई से, क्षेत्रजीत और प्रियंका है उड़ीसा से, शुभम है ठाणे मुंबई से, अनुराग अवस्थी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, मोहित पासवान हैं बिहार से, यासीन है मुंबई से, आकाश हैं कोटा राजस्थान से, फिरोज अहमद हैं महाराष्ट्र से, रमेश कुमार हैं अमृतसर पंजाब से, प्रमिला सोना हैं झारखंड से, सोनू हैं पंजाब से, गार्गी दास हैं असम से, अनामिका गोस्वामी हैं असम से, यशु, जयंत, संजय और साबा हैं हिसार हरियाणा से, सोनम कुमारी हैं पुणे से, संतोष कुमार कपूर हैं कर्नाटक से, प्रिंस सिंह हैं हरियाणा से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, अनिता दास हैं भजनपुरा दिल्ली से, अली अब्बास हैं पाकिस्तान से, सुनील हैं वेस्ट बंगाल से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, परबीर जाना है वेस्ट बंगाल से, भीमजी भाई हैं गुजरात से, आकाश हैं उत्तर प्रदेश से, मिहिर शाह हैं अहमदाबाद गुजरात से, नदीम हांडा हैं पंजाब से, आरती कवंचे हैं मध्य प्रदेश से, फिरोज हैं झारखंड से, सपना शर्मा हैं फरीदाबाद से, नेहा हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, करण हैं मध्य प्रदेश से,
सोहेल है मुंबई से, राहुल गुप्ता हैं भजनपुरा दिल्ली से, नेहा चौधरी हैं मथुरा से, निशी शर्मा हैं शाहदरा दिल्ली से, दीपक हैं पुणे महाराष्ट्र से, कृपा करण हैं बेंगलुरु, करण लोहानी हैं दोहा कतर से, पिंटू और कबीर हैं मध्य प्रदेश से, जीवन मोनिका हैं मणिपुर से, ललित सागर हैं मध्य प्रदेश से, शिल्पा हैं कर्नाटक से, मिस्टर मलिक हैं दिल्ली से, सूरज यादव हैं उत्तर प्रदेश से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, नवीन कश्यप हैं हरियाणा से, महेंद्र सिंह हैं गुजरात से, अमन कुमार हैं सांगानेर जयपुर से, अरमान हैं दिल्ली से, शाहीन किरी हैं छत्तीसगढ़ से, सुरेश कुमार हैं दिल्ली से, नीरज हैं हरियाणा से, राणा अजमल हैं यूके से, ऋतु हैं इंदौर से और सबसे लास्ट में कायरा हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।